नमस्कार दोस्तों, निखिल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के कल्चर की, और राजस्थान के कल्चर में भी हमने विभिन्न प्रकार के टॉपिक कर लिए हैं। ये क्लासें आपके पशु परीक्षक, राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, ग्राम सेवक हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। संत संप्रदाय में हमने जो जितने भी संत है वो कंप्लीट कर लिए हैं, और मुस्लिम जो संत है वो बचे हुए थे। तो उन्हीं के बारे में आज हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। या आपके लिए सभी जितने भी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम है उनमें ये क्लासेस सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक लिया करो। दोस्तों, ये 20 से 25 मिनट की क्लास आती है। इसमें आपका सभी मैटर में कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। धीरे धीरे आगे इसका टाइमिंग भी बढ़ा दिया जाएगा, और आपको कहीं पर भी यदि कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। आपकी जो समस्याएं होती हैं उसका सॉल्यूशन करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मुस्लिम संतों में भी हम कौन सा संत सबसे पहले पढ़ेंगे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके बारे में विभिन्न बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका हम सही विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहाँ हुआ, और वो कहाँ से भारत आए थे, किसके शासनकाल में भारत आए थे, या उन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था, उनके गुरु का नाम क्या था, उनका मेला कब लगता है, उनके मेले में कहाँ लगता है, ये सभी चर्चाएं हम इसमें करेंगे। तो बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में कहाँ होता है? संजार गांव कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। तो लिखो दोस्तों, जन्म कब होता है? 1141 ईस्वी में। और कहाँ? सिंजार गांव। और सिंजार गांव कहाँ पड़ता है? आपको पता पोस्टर में लिख लेना, ईरान। तो सिंजार गांव ईरान में क्या होता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं अन्य इसे किस नाम से जाना जाता है। तो अन्य किस नाम से जाना जाता है? ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। इनका अन्य नाम आपसे कई बार पूछा हुआ है। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से इन्हें जाना जाता है। आगे बात करते हैं इनके गुरु का क्या नाम था। इनके गुरु का नाम कई बार पूछा जाता है कि गुरु का क्या नाम था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो इनके गुरु का नाम है ख्वाजा उस्मान हारूनी चिश्ती। ख्वाजा लिखो दोस्तों, ख्वाजा उस्मान हारूनी चिश्ती। ये क्या है? इनके गुरु हैं। तो ये इनके गुरु का नाम भी आपको याद रखना है। ख्वाजा उस्मान हारूनी चिश्ती किनके गुरु हैं? तो आपसे गुरु पूछ लिए जाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या हैं? ये गुरु हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था। ये आपके लिए मोस्ट होने वाला है। संप्रदाय कौन सा चलाया था? तो संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय चलाया था। कौन सा? चिश्ती संप्रदाय किसने चलाया था? आपसे पूछ लिया जाए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? चिश्ती संप्रदाय चलाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ये भारत कब आए थे। ये थे तो ईरान के, परंतु ये किसके शासनकाल में भारत में आए थे, और किसके साथ ये भारत आए थे, ये बात करते हैं। तो बात करते हैं 1192 में एक युद्ध भी हुआ था। किसके साथ हुआ था? गोरी के साथ में। 1191 में कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध होता है। आपसे पूछ लिया जाए तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 में होता है। और किस किस के बीच में होता है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, और मोहम्मद गोरी क्या हो जाते हैं? विजय हो। पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में विजय होते हैं। 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध होता है। यहीं पे तराइन का कौन सा युद्ध होता है? सेकंड युद्ध होता है। इसमें कौन जीतता है? गोरी की क्या होती है? विजय होती है। गोरी की क्या होती है? विजय होती है। और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। चौहान की हार होती है इसमें।
ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं ये कब आए थे। तो 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, लिखो दोस्तों 1192 में मोहम्मद घोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के समय अजमेर आए थे। तो लिखो 1192 में मोहम्मद घोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में अजमेर आए थे। अजमेर में आए कौन आए दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 1192 में त्राइन का सेकंड युद्ध होता है जिसमें घोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। उस समय ही मोहम्मद घोरी के साथ कौन आते हैं? पृथ्वीराज चौहान। और कहाँ आते हैं? अजमेर आते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इनकी दरगाह कहाँ है। तो ये अजमेर में आए, तो दरगाह आपसे पूछ ली जाए, दरगाह है कहाँ है? तो इनकी दरगाह भी कहाँ पे है? अजमेर में स्थित है। अजमेर में क्या है? इनकी दरगाह है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था। इस दरगाह का निर्माण आपसे पूछ लिया जाए कि निर्माण किसने करवाया। निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक ने क्या करवाया था? इस दरगाह का क्या करवाया? निर्माण कराने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं। इसमें दो बड़ी देग रखी हुई हैं। यहाँ अकबर जब दर्शन करने आया तो उसमें मतलब देग का मतलब होता है कढ़ाई। तो बड़ी कढ़ाई किसका निर्माण अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे किसने करवाने का काम किया? आपसे पूछ लिया जाए तो बड़ी देग का निर्माण तो अकबर ने ये कई बार पूछा और क्वेश्चन है। बड़ी देग का निर्माण, बड़ी देग तो कौन? अकबर ने रखी थी। अकबर ने। बात कर ली जाए छोटी देग किसने रखी थी? तो छोटी देग अकबर का पुत्र कौन है? जहांगीर ने कहाँ पे रखी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे रखने का काम किया। आगे बात करते हैं इसकी गुम्बद, इस मंदिर की गुम्बद निकालने का काम किसने किया? आपसे पूछ लिया जाए गुम्बद किसने निकलवाई थी? तो शाहजहां ने क्या किया था? गुम्बद निकालने का काम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे करवाया था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका उर्स कब लगता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे उर्स लगता है। उर्स कब लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे? तो रजब माह की 1 से 6 तक। लिखो दोस्तों, रजब माह की 1 से 6 तक क्या लगता है? यहीं पे उर्स लगता है। किसका उर्स लगता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। इसका आपसे पूछ लिया जाए कि उद्घाटन कौन करता है? उद्घाटन करने का काम कौन करता है? तो उद्घाटन करने का काम कौन करता है? घोरी परिवार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? घोरी परिवार द्वारा क्या किया जाता है? यहीं पे उद्घाटन करने का काम किया जाता है। तो ये थे कौन से? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या राजस्थान में कब आए थे इसके बारे में भी हमने बात की है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहाँ हुआ था, ये कहाँ के रहने वाले थे, किसके साथ ये भारत आए थे और भारत में आकर ये उन्होंने कहाँ रुके थे। इसके बाद में इसके संत के रूप में पूजा जाता है। तो बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया? छोटी देग का निर्माण किसने करवाया था? इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? या मस्जिद बोल सकते हो या दरगाह बोल सकते हो, इसकी दरगाह का निर्माण किसने करवाया? बात करते हैं इसमें दरगाह पे गुम्बद लगाने का काम किसने करवाया। ये हमने सभी चर्चाएं की हैं। इसका मेला कब लगता है और मेले का उद्घाटन करने का काम कौन करता है, ये इस टॉपिक में हमने इसके बारे में चर्चा की है। एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
ताकि आपको इतनी अच्छी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों हमने पढ़ना स्टार्ट किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहाँ होता है? तो जन्म 1141 ईस्वी में संजार गांव पड़ता है। संजार गांव कहाँ पड़ता है? ईरान के अंतर्गत पड़ता है। वहां किसका जन्म होता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म होता है। बात करते हैं इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अन्य ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। बात करते हैं इनके गुरु का क्या नाम था? तो इसके गुरु का नाम था ख्वाजा उस्मान हारूनी चिश्ती। ख्वाजा उस्मान हारूनी चिश्ती किसके गुरु का नाम था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम था। बात करते हैं इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। और कहाँ की? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भी आपसे पूछ ली जाए तो अजमेर में की थी। देखो दोस्तों, गोरी था, गोरी भी कहाँ से था? ईरान से था। ईरान पर गोरी ने सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? 1191 ईस्वी में किया था। 1191 में कौन सा युद्ध के नाम से जाना जाता है? इतिहास में पूछा जाता है। देखो दो युद्ध आते हैं, एक तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, ये कई बार पेपर में आता है दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध तो 1191 में होता है। एक होता है तराइन का सेकंड युद्ध। तराइन का सेकंड युद्ध होता है 1192 में। और इसके बाद में बात करते हैं तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय होती है? तो तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। और बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की विजय प्रथम युद्ध में हो गई। द्वितीय युद्ध में किसके बीच में? दोनों युद्ध किसके बीच में लड़े गए थे? ईरान के मोहम्मद गोरी के बीच में लड़े गए थे। गोरी ने भारत में खूब लूटपाट मचाने का काम किया था। गोरी ने भारत पे कम से कम 24 बार आक्रमण किए थे, या 27 बार। लास्ट आक्रमण किस पर था? सोमेश्वर मंदिर पे था, जहां गुजरात में सोमेश्वर मंदिर है, वहां लास्ट आक्रमण किया था उन्होंने। और भारत में खूब लूटपाट मचाने का काम किया था। इसके तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। उसमें उनके साथ कौन आते हैं? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं और अजमेर में आते हैं। उस समय आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में आए थे, उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों इसके बाद में तो इन्हें क्या कर दिया जाता है? मार भी दिया जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी दरगाह कहाँ पे है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपसे पूछ ली जाए तो इनकी दरगाह अजमेर में है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि इसकी दरगाह का निर्माण कराने का काम किसने किया था? तो निर्माण कराने का काम गयासुद्दीन तुगलक जी ने किया था। इसके बाद में बात करते हैं कि इसके गुम्बद निकालने का काम किसने किया था? तो इसकी गुम्बद निकालने का काम शाहजहां ने किया था। मुगल दरबार में इसके बहुत ही जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए हैं इनकी बहुत ही सराहना की है। तो इनमें अकबर ने यहाँ पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लेने इस दरगाह पे आए थे। उसके बाद में अकबर के पुत्र कौन होता है? जहांगीर की प्राप्ति होती है। तो अकबर ने वहाँ क्या किया? काम किया था, बड़ी देग का निर्माण किया था और 12 गांव परगान में भी दिए थे। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। तो बात करते हैं बड़ी देग का निर्माण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। और पूछ लिया जाए छोटी देग का निर्माण किसने करवाया था? तो छोटी देग का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाने का काम किया था। ये देग क्या होती हैं? ये वहां पे खाना बनाने के लिए कढ़ाइयाँ होती है। तो देगों को क्या बोला जाता है? कढ़ाई भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इनका मेला कब लगता है? तो रजब माह की 1 तारीख से लेकर छठी रजब तक, 1 रजब से लेकर छठी रजब तक किसका मेला लगता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन करने का काम गोरी परिवार द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर और जो बचे हुए मुस्लिम संत है उनके बारे में और आगे चर्चाएं जारी रखेंगे। दोस्तों आगे और एक नए संत के बारे में चर्चाएं करते हैं। कौन सा संत है? सूफी हमीमुद्दीन नागौरी। सूफी हमीमुद्दीन नागौरी के बारे में पूछा कई बार जाता है कि इनकी दरगाह कहाँ स्थित है। तो इनकी दरगाह भी कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो नागौर में स्थित है। नागौरी की दरगाह, नए से नागौरी आ रहा है तो नए से ही क्या कहाँ इसकी दरगाह कहाँ है आपसे पूछ ली जाए कि दरगाह कहाँ है। दरगाह आपसे पूछ ली जाए कि दरगाह कहाँ पे है तो दरगाह कहाँ पे है? नागौर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अन्य इसे किस नाम से जाना जाता है? वो इस नाम से कई बार
क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उस पे आप मोस्ट लगा लेना। वो पटवार में भी आया था, ग्राम सेवक में भी लगातार आया था, और उसके बाद में अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था। ठीक है, तो दोस्तों अभी राजस्थान पुलिस में यहीं से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो पीछे का राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2 से 3 शिफ्टों में लगातार ये क्वेश्चन आया था। तो इसे उपनाम देखो दोस्तों, इनके उपनाम उपनाम कौन कौन से हैं? इनके 2 उपनाम हैं, और उन्हीं से कई बार क्वेश्चन उठाया हुआ है। एक तो तारकिन सूफी संत के नाम से जाना जाता है, कौन सा? तारकिन सूफी संत के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी को तारकिन सूफी संत के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं? तो सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं? पूछ लिया जाए। सन्यासियों का सुल्तान आपसे पूछ लिया जाए तो किसे कहा जाता है? शेख हमीमुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इनकी उपाधि का क्या नाम है। उपाधि भी कई बार पूछी हुई है, उपाधि कौन सी है? तो इसकी उपाधि आपसे पूछ ली जाए तो उपाधि का नाम है सुल्तान ए तारकिन हिंद। सुल्तान लिखो दोस्तों, सुल्तान ए तारकिन हिंद। ये तो क्या है? इसकी उपाधि है सुल्तान ए तारकिन हिंद, इसीलिए इसे तारकिन सूफी संत के नाम से या सन्यासियों के सुल्तान के नाम से, इस उपाधि से ही इनके 2 उपनाम निकाले गए हैं, के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ये उपाधि देने का काम किसने किया था? तो ख्वाजा साहब द्वारा ये उपाधि दी गई है। तो पोस्टक में लिख लो, ख्वाजा साहब द्वारा प्रदान की गई, तो ख्वाजा साहब के द्वारा क्या की गई? ये हमीमुद्दीन नागौरी को उपाधि प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, आगे इस दरगाह को किस दरगाह के नाम से जाना जाता है? तारकिन इस दरगाह के नाम से जाना जाता है। दरगाह को आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी दरगाह को किस नाम से जाना जाता है? तारकिन दरगाह के नाम से, दरगाह है के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो इसकी दरगाह को तारकिन दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले हम और सूफी संत के बारे में बात करते हैं। अगला सूफी संत कौन सा है? तो बात करते हैं सूफी हमीमुद्दीन गागरोनी, या सूफी हमीमुद्दीन के नाम से, सूफी हमीमुद्दीन। देखो दोस्तों, इस नाम में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सूफी हमीमुद्दीन, इसमें तो क्या है? हमीमुद्दीन नागौरी है, और एक है सूफी हमीमुद्दीन। सूफी हमीमुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो सूफी हमीमुद्दीन की दरगाह आपसे पूछी जाए तो कहाँ स्थित है? इसके नागौरी नाम आते ही तो ये कहाँ चली गई? नागौर में चली गई। इसकी दरगाह है, आपसे पूछ ली जाए दरगाह दरगाह कहाँ स्थित है? तो गागरोन दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? कोष्टक में लिख लेना, जल दुर्ग की श्रेणी में, जल दुर्ग की श्रेणी में, जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? तो गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी नदी के किनारे पे? काली सिंध व आहू नदी, काली सिंध। ये दोस्तों मैंने पीछे भी 2 बार लिखवा दिया है, परंतु आप याद तो करते हो नहीं। काली सिंध व आहू नदी, क्योंकि ये राजस्थान पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, और मैं गारंटी देता हूँ अभी राजस्थान पुलिस का पेपर आने ही वाला है, उसमें देख लेना ये क्वेश्चन नहीं मिले तो आपको।
गागरोन ध्रुव किस श्रेणी में आता है? जल ध्रुव की श्रेणी में आता है। और कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान पुलिस में, ये मिलान करने का क्वेश्चन आता है, अन्य नाम। तो इसे मीठे साहे की दरगाह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो लिखो दोस्तों, इसे मीठे साहे की दरगाह है के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस में। तो पिछले बार दो या तीन बार मिलान करने का क्वेश्चन आया था। इनमें विभिन्न दरगाहों को, जैसे तारगिन साहे की दरगाह, मीठे साहे की दरगाह, ये कहाँ स्थित है, इन्हें मिलान करने के बारे में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड में भी लेवल से पूछा जाता है, तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। अन्यथा छोटी एग्जाम होती है, जैसे पशु परीक्षक की एग्जाम होगी अभी आने वाले में, एलडीसी की एग्जाम होगी, तो उसमें किस प्रकार से पूछा जाता है कि मीठे साहे की दरगाह कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है गागरोन दुर्ग। एक कई बार कंफ्यूजन चलता है, तारागढ़ दुर्ग में भी एक घोड़े की मजार जहाँ स्थित है, वहां दाल खिलाई जाती है घोड़े को, वो दरगाह। और इस दरगाह में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो आपको वो कंफ्यूजन दूर कर लेना है। मीठे साहे की दरगाह आपसे पूछे तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मीरन साहब की दरगाह भी कई बार पूछी जाती है, वो तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। वो आगे हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा सूफी हमीमुद्दीन नागौरी। सूफी हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ स्थित है? दरगाह पूछ ली जाए तो नागौर में स्थित है। बात करते हैं इसकी दरगाह को किस नाम से जाना जाता है? ए तारगिन साहे की दरगाह के नाम से जाना जाता है। ए तारगिन साहे की दरगाह, ए तारगिन साहे और लिख लेना इसके आगे, ए तारगिन साहे की दरगाह के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके उपनाम क्या हैं। तो उपनामों से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं? संत हमीमुद्दीन नागौरी को क्या कहा जाता है? सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। और तारगिन सूफी संत की दरगाह कहाँ स्थित है? आपसे ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तारगिन सूफी संत की दरगाह कहाँ स्थित है? तो नागौर में स्थित है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसके तो मोस्ट लगा सकते हो, स्टार लगा सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं इसकी उपाधि का क्या नाम है। तो इसकी उपाधि का नाम है सुल्तान ए तारगिन हिंद। सुल्तान ए तारगिन हिंद किसकी उपाधि है? तो किसकी उपाधि है? सूफी संत हमीमुद्दीन नागौरी की उपाधि है। बात करते हैं ये उपाधि देने का काम किसने किया था? तो ख्वाजा साहब ने देने का इसे काम किया था। ख्वाजा साहब कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये उपाधि देने का काम किया था। ठीक है, तो ख्वाजा साहब ने ये उपाधि दी थी। इसके बाद में अगला संत हमने पढ़ा था। अगला संत कौन सा पढ़ा? सूफी हमीमुद्दीन नागौरी। सूफी हमीमुद्दीन नागौरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यही कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहीं पे आप मोस्ट लगा सकते हो, इसके स्टार लगा लेना, ये नाम आपको भूलना नहीं है। मीठे साहे की दरगाह, मीठे साहे की दरगाह कहाँ स्थित है आपसे पूछ ली जाए तो गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? तो गागरोन दुर्ग को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे बता दूं गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ में स्थित है। हीरामन तोता यहीं से ही तो था। हीरामन तोते के बारे में आप पढ़ा होगा कभी। तो गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। और ये किस दुर्ग की श्रेणी में आता है आपसे पूछ लिया जाए तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आपसे पूछा जाए कि नदियों के संगम पर स्थित है तो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। इसी के साथ ये आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। दोस्तों 4-5 मुस्लिम संत और बचे हैं, वो अगली कक्षा में हम सविस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया करो दोस्तों। और यदि नए व पुराने दोनों हो तो भी आप एक काम कर सकते हो, हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, पीछे की कक्षाएं आप जैसे ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री तीनों की प्ले लिस्ट बना दी गई है। इसी के साथ मैंने इसी चैनल पे जो इंडियन पॉलिटिकल है वो भी सविस्तार पूर्वक रूप से पढ़ाई है। और इसके बाद में हमने कई क्वेश्चनों की सीरीज भी चलाई है, तो सभी की प्ले लिस्ट उपलब्ध है और निःशुल्क उपलब्ध है, तो आप उन्हें जाकर आराम से देख सकते हो, जिससे आपको अच्छे से अच्छे बढ़िया बेहतर तरीके से बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो सकते हैं। मैंने कल्चर के तो लगभग 10 से 12 टॉपिक करवा दिए हैं, कोई 5-7 टॉपिक और बचे हैं, वो भी इसी रूप से सुचारू रूप से इसी चैनल पे करवाए जाएंगे।
तो आपको यदि कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बताओ। आप ही का कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और यदि आप जितने ज्यादा कमेंट करोगे हम दोगुनी एनर्जी के साथ अगली कक्षा को लेकर आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से समझ में तो आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप हमें कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो शेयर भी करने का आपका ये कर्तव्य बनता है, तो शेयर भी कर दिया करो। जो बचे हुए संत हैं उसको सुचारू रूप से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। 4 या 5 संत और बचे हैं, उसके बाद में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आप हमें वो भी कमेंट करके बताएं कि अगला कौन सा टॉपिक शुरू करना है, और हमें क्या सुधार करना है, वो भी आपकी राय के अनुसार ये चैनल चलता है। आप ही का चैनल है, तो आप जितना इसे बढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे, वो उतना ही बढ़ पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही।